हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका PYQ में। और शिकायत आ रही थी मैम के द्वारा कि रोज़ लेक्चर हो रहा है लेकिन कोई फीडबैक नहीं है। तो यार प्लीज़, अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हैं 71st BPSC के लिए जो तैयारी कराई जा रही है उसमें इतना ज़्यादा एफर्ट कर रही हैं मैम। लगभग 50 से 80 क्वेश्चन रोज़ कराए जा रहे हैं, मतलब डिपेंड करता है दिन पर कि कौन सा है। और अभी जो पोर्शन चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ज्योग्राफी का पोर्शन इस समय चल रहा है या साइंस का चल रहा होगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी का पोर्शन इस समय चल रहा है और आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियोस देखते हैं, मुझे लगता है कि 200 से 250 लोग ऑन एन एवरेज वीडियोस को देखे हुए हैं, जो बाकी वीडियोस हैं हमारी 19 वीडियो। तो आप लोग से बस ये अनुरोध है यार कि 1 सेकंड या 10 सेकंड का मैक्सिमम टाइम लगेगा, आप लाइक कर सकते हैं और कोई फीडबैक दीजिए। यानी कि अगर लेक्चर नहीं अच्छा लग रहा है तो फीडबैक दीजिए, फिर उस बारे में हम लोग कुछ काम करेंगे। और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कुछ पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, यानी कि कुछ अप्रिशिएशन दे दीजिए कि मैम अच्छा लग रहा है, लेक्चर कंटिन्यू रखिए। अदरवाइज़ ये लेक्चर जो है, ये लेक्चर सीरीज़ यहाँ पर मुझे लगता है कि इंटरप्ट करा देनी चाहिए। और मैम लाने वाली थी एक मैपिंग की सीरीज़, बहुत बेहतरीन, करीबन करीबन 60 घंटे की, तो उसको भी मैं सोच रहा हूँ कि पोस्टपोन करा दूँ। अगर इसी तरह का रवैया रहा तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि फिर हमें नहीं लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव यहाँ पर BPSC के लिए हमारा कुछ हो रहा है। फिर हम यूपी के एग्जाम्स पे ही ध्यान देंगे, ठीक है। 1600 वैकेंसी है, मुझे लगता था कि लड़कियां इंटरेस्टेड होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो भी इंटरेस्टेड है। चलिए लीजिए मैम से पढ़िए आप लोग। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे BPSC के लिए घटना चक्र। पिछले जो लेक्चर था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे लेक्चर जो था हमारा 84th क्वेश्चन पे रुक गया था और मैंने इसका एक्सप्लेनेशन जो था वो प्रॉपरली नहीं दे पाई थी मैं। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे, इसी प्रश्न के साथ शुरू करेंगे। इससे पहले सर ने जो बातें कही है उस पर ध्यान रखिएगा। मेन जो फोकस है हमारा वो है रिविजन पे, ठीक है। तो रिवीजन जो है ये कंटिन्यू रहना चाहिए, और अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो ये बात फीडबैक आपकी परफॉर्मेंस में भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर जैसे कि सर ने कहा है कि आप फीडबैक दे सकते हैं, बीच बीच में मैं जो क्वेश्चंस पूछती हूँ उसका आप रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और लेक्चर पसंद आए तो उस बेसिस पे भी आप फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज के लेक्चर का पहला प्रश्न जो है वो है कोयले का सामान्य प्रकार क्या होता है, ठीक है। तो कोयला जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। यहाँ सामान्य की बात कर रहे हैं तो सामान्यतः ब्यूटिमनस जो है वो पाया जाता है। कोयला जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। सबसे अच्छे प्रकार का कोयला होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोयले की मात्रा ज़्यादा होती है और मॉइस्चर कम होता है, ठीक है। तो जब जलता है तो यहाँ पे धुआं जो होता है वो कम निकलता है। इसके बाद ब्यूटिमनस आता है, उसके बाद आता है लिग्नाइट, और फिर आता है पीट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये घटता हुआ क्रम है। इस तरह से कोयले का जो आधार है या जो उसका प्रकार है वो घटता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंथ्रासाइट जो होता है वो अत्यंत उत्तम कोटि का माना जाता है। वहीं अगर पीट की बात की जाए, ये वाला जो है ये निम्न कोटि का कोयला माना जाता है, ठीक है। भारत में 90% से जो अधिक है वो गोंडवाना के शैलों में पाया जाता है, ठीक है। गोंडवाना जो है इस एरिया में 90% से अधिक जो है वो कोयला पाया जाता है, ठीक है। और जो ये गोंडवाना युगीन कोयला है ये मुख्यतः ब्यूटिमनस है, ठीक है। तो समानता ब्यूटिमनस प्रकार का कोयला जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी एनर्जी सोर्सेज हैं उसका अगर हम कमर्शियल सोर्स की बात करें तो कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे है कोयला, गैस, तेल, जल विद्युत और यूरेनियम, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे धातु यानी कि मेटल्स का जो व्यापार होता है इसका सबसे बड़ा केंद्र है लंदन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, कारण क्या है। तो जो साफ रातें होती है जिसमें बादल कम होते हैं, वो बादल वाले जो रात होते हैं उनकी अपेक्षा में अधिक ठंडी होती है। ऐसा क्यों होता है, तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है संघनन के कारण। तो संघनन का अर्थ होता है यहाँ पे कंडेंसेशन के कारण, या फिर है हमारा विकिरण के कारण यानी कि रेडिएशन के कारण। यहाँ पे रेडिएशन हो जाएगा इंग्लिश में, रेडिएशन। नेक्स्ट है आपतन के कारण, तो ये हो जाएगा हमारा इंसिडेंस के कारण, या फिर चालन के कारण यानी कि कंडक्शन, तो हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसके कारण हो रहा है। तो इसका जो कारण है वो है रेडिएशन। रेडिएशन के कारण जो साफ रात होती है वो मेघ वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बादल वाली रात होती है उसमें वायुमंडल में जल वाष्प की जो मात्रा होती है वो साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। ठीक, तो इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए ये बादल है
ठीक है, और ये साफ रात है। तो साफ रात में क्या होता है, सीधा वायुमंडल से कनेक्शन हो जाता है। वहीं अगर बादल होगा तो बादल क्या करते हैं, इनमें जल वाष्प जो होता है वो अधिक होता है। इस जल वाष्प का अर्थ होता है वाटर वेपर, और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करते हैं ये, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि कारण ये होता है कि जो मान लीजिए पृथ्वी की गर्मी होती है वो रात के समय जब वापस जाती है, ठीक है, या इधर उधर जाती है, तो हीट रेडिएशन जो होती है वो वापस नहीं जा पाती है। यदि बादल होता है तो इसी में रह जाती है। वहीं अगर साफ़ रातों की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई हीट जो है वो बाहर जाना चाहती है तो खुले आसमान में सीधा वायुमंडल में चली जाती है। इसीलिए जो साफ़ रातें होती हैं वो रेडिएशन के कारण अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वायुमंडल है इसमें ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव डालती है कौन सी रातें, जिसमें बादल होते हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर जो होता है वो एक तरह का ग्रीन हाउस गैस भी माना जाता है। यदि ज़्यादा वाटर वेपर होगा तो अवशोषण जो होता है, हीट का अवशोषण जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉनसून का निवर्तन इंगित होता है। तो उन सभी लोगों को जिनको हिंदी से हो सकता है कुछ दिक्कत आ रही हो, जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, यदि आप इंग्लिश में इसको समझना चाहते हैं तो मैं हर क्वेश्चन के साथ इंग्लिश बताती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि इतनी ज़्यादा हिंदी लिखी हुई है या फिर बहुत कठिन शब्द जो है वो ज्योग्राफी में यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको हर चीज़ की इंग्लिश जो है वो बताती चलूँगी, उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विड्रॉल ऑफ जो मानसून होता है, मानसून का जो वापस जाना होता है, रिट्रीवल होता है या विड्रॉल होता है, उसको किससे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। पहला है साफ आकाश से, मतलब जो बादल जो हमारे स्काई होती है वो क्लियर हो जाती है, क्लियर स्काई, इसका मतलब मॉनसून जो है वो वापस चला गया है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, तो हाई प्रेशर कंडीशन जो होती है वो बे ऑफ बंगाल में बन जाती है। हाई प्रेशर कंडीशन, हाई प्रेशर इन बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है स्थल पर तापमान के बढ़ने से, कि जो हमारा जो लैंड एरिया है, जो हमारा भारत का जो लैंड एरिया है, यहाँ पे तापमान में थोड़ी वृद्धि होती है, टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाता है स्थल पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये सभी कारण जो हैं वो सही हैं, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल से क्या होता है, बे ऑफ बंगाल की अगर बात करें तो यहीं से हमारा जो मॉनसून है वो वापस जाता है, ठीक है। और हवा जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, तो यदि मॉनसून की हवाओं को वापस जाना है तो इस तरह से ये वापस चले जाते हैं, ठीक है। ये बाहर निकलने का इंडिकेशन दे रहा है। तो ये यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये सभी कारण जो है वो दिखाते हैं कि मॉनसून जो है अब लौट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान जो है वो सही है। तो कौन सा इनमें से सही है, 3 गलत है, 1 सही है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं, ठीक है। तो जो हमारे पूरे विश्व का जो भूगोल है वो कई हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे कि एक होता है हमारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागर जो है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहा जाता है, मेडिटेरेनियन रीजन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन, जो हमारा इक्वेटर के आसपास का रीजन होता है उसको हम लोग भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट आता है मॉनसूनी क्षेत्र, तो ऐसे एरिया जहाँ पे मॉनसून एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डेजर्ट रीजन, मरुस्थलीय, ठीक है, डेजर्ट रीजन। तो यहाँ पे हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मेडिटेरेनियन रीजन के साथ गर्मी की वर्षा, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखीय क्षेत्र यानी कि इक्वेटोरियल रीजन में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, ठीक है। तो ये जो है नून में यानी कि आफ्टरनून में क्या होता है, यहाँ पे थंडर स्टॉर्म विद रेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश होती है, जो दिन का जो तापमान होता है वो कुछ इतना ज़्यादा अत्यधिक बढ़ जाता है कि वर्षा की स्थिति आती है। ये जो है हमारा ये सही है। वहीं मॉनसूनी क्षेत्र का दिया हुआ है कि पूरे साल भारी वर्षा, ऐसा नहीं होता है, पूरे साल भारी वर्षा नहीं होती है। मॉनसून का एक समय होता है जिस समय वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेजर्ट रीजन यानी कि मरुस्थल, यहाँ पे जाड़े की वर्षा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होती है इसकी अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है, यानी कि जो मेडिटेरेनियन रीजन होती है यहाँ पे गर्मी की वर्षा नहीं होती है, यहाँ पे शीतकाल में, विंटर में वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा प्राप्त होती है।
वहीं अगर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की बात की जाए तो दोपहर के पश्चात गरज के साथ वर्षा होती है, जो कि लगभग वर्ष भर होती रहती है। ठीक है, यहाँ का जो तापमान होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि दोपहर के पश्चात यहाँ पे वर्षा होती है। नेक्स्ट अगर मानसूनी क्षेत्र की बात की जाए तो अधिकांश वर्षा जो होती है वो ग्रीष्म काल में होती है और मानसून सीजन आता है उस टाइम पे होती है। डेजर्ट की बात की जाए तो यहाँ तो वर्षा बहुत कम होती है, वो इसीलिए तो इसको डेजर्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे जाड़े की वर्षा का कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए डेजर्ट रीजन जो है वहाँ पे बहुत कम बारिश, बहुत मिनिमल बारिश होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित है, यानी कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो होता है वो नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये मैं थोड़ा कठिन की श्रेणी में रखूँगी, क्योंकि जब तक आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक आप इसका सही आंसर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो कोपेन का एक सिद्धांत है जिसमें उन्होंने कैटेगराइज किया है कहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। उस हिसाब से जो मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट है वो मध्य चिली में पाया जाता है, केप टाउन में पाया जाता है, ठीक है, और एडिलेड में पाया जाता है। एडिलेड जो है ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वहीं अगर पंपाज की बात करें तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पंपाज। ठीक, तो पंपाज जो है ये क्षेत्र उष्ण जलवायु का क्षेत्र है, उष्ण जलवायु का क्षेत्र है जिसको CWB का क्षेत्र कहा जाता है। CWB, CSA, CSB ये सब कोपेन के अनुसार उन्होंने अलग अलग कैटेगरी बांटी थी और इस तरह का जो एक नाम है, जो एक कोड है वो दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो यहाँ पे कॉन्गो नदी घाटी में पिग्मी प्रजाति जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पे देखा जाए पिग्मी जनजाति जो है वो विषुवत रेखीय अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन में वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। ठीक है, और ये जो है एक प्रकार की शिकारी जनजाति है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, एक तरह का शिकार करते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इनका कोई सिस्टम नहीं है, जानवरों को खाते हैं या फिर मतलब जो जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं उन्हीं लोगों को खा पी के ये अपना जीवन का गुजारा करते हैं। इनकी बात की जाए तो इनका जो निवास होता है ये भी पेड़ों से बने हुए झोपड़ियों में करते हैं। उसको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है जिसको मोंगुलस कहा जाता है। ठीक है, तो मोंगुलस पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये किससे जुड़ा हुआ है, तो पिग्मी जनजाति से जुड़ा हुआ है। पिग्मी जो है वो कहाँ के निवासी हैं, तो अफ्रीका के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्कीमो जो है ये कहाँ के निवासी हैं। एस्कीमो देखते हैं हम लोग, ये भी जनजाति है जो कि ठंडी इलाकों में पाई जाती है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें सबसे ठंडा जगह जो है वो है कनाडा। तो कनाडा में पाया जाता है एस्कीमो। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको सभी ऑप्शंस में से कनाडा जो है वो सबसे ठंडी जगह है। ये उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, यानी कि आर्कटिक रीजन में निवास करते हैं, नॉर्थ पोल वाला एरिया। और जो जनजाति है कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो अलास्का में, कनाडा में, ग्रीनलैंड में और साथ ही रूस में भी पाई जाती है, उत्तरी रूस में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है एस्पेरेंटो है। एस्पेरेंटो क्या है, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो ये भी मैं आपको डिफ़िकल्ट की श्रेणी में रखूँगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप समझ के आंसर कर सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो बहुत मुश्किल होगा आंसर करने के लिए। हो सकता है तो कि कोई तुक्का लगा के सही भी कर ले, पर जब तक आपको जानकारी नहीं है, मुझे नहीं लगता आप खुद से ये प्रश्न कर पाएंगे। तो एस्पेरेंटो जो है वो एक प्रकार की विश्व भाषा के रूप में कार्य करती है, जो कि एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, कृत्रिम भाषा है, जिसको बनाया गया है कि जो आम तौर पे जो विश्व की भाषा है उसके रूप में कार्य कर सके। ठीक है, तो एस्पेरेंटो जो है ये एक तरह की लैंग्वेज है। इसका जो विकास है वो L. ज़ेमेनहॉफ ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पे चीन जो है, चीन, इसने सिल्क रूट भी बनाई थी, सिल्क रूट। तो चीन जो है वो रेशम का बहुत बड़ा उत्पादक है, बहुत ही ऐतिहासिक टाइम से। तो यहाँ पे चीन जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चीन का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है चाइना जो है वो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, वहीं दूसरे स्थान पे भारत है।
नेक्स्ट है शहतूत, जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? शहतूश ये एक प्रकार का ऊन है, ये कहाँ होता है? तो इसके लिए ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा चाइना। चाइना में शहतूश नाम का एक ऊन होता है जो कि बहुत सुंदर भी होता है, गर्म भी होता है और हल्का भी होता है। तो समानतः ऊन जो है वो भेड़ से बनाया जाता है, पर इस प्रकार का ये जो ऊन है शहतूश, ये एक तिब्बती एंटीलोप है, ठीक है, जिसको चीरू भी कहा जाता है। तो एक प्रकार का जानवर है जिसके ऊन से, जिसके जो फर होता है उससे ऊन का विकास किया जाता है, और ये काफ़ी सुंदर भी होता है, गर्म भी होता है और काफ़ी हल्का होता है, ठीक है। तो चीरू का जो निवास स्थान है वो मूलतः चीनी इलाका, जिसको तिब्बत कहा जाता है, इसको तिब्बतन एंटीलोप भी कहा जाता है, तो तिब्बत में पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ठीक है, तो याद रखिएगा केसर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ठीक है, तो यहाँ पे ईरान जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ईरान, ये 2019 का प्रश्न पूछा गया, लेकिन आज के 2025 के हिसाब से भी मैं बताऊँ तो ईरान जो है वो आज भी इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केसर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन जो है वो ईरान करता है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो केसर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। यहाँ पर भी स्पेशली दो जगह है, एक है किश्तवाड़ और दूसरा है पामपुर। यहाँ पे केसर का उत्पादन क्षेत्र माना जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? ठीक है, तो कोयला का पत्थर जो है वो कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे कोयले का सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है वो कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा चीन। चाइना में कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से चाइना है। वहीं ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो यूएसए में इसका रिजर्व पाया जाता है। तो इसकी जो खान है वो सबसे ज़्यादा यूएसए में पाई जाती है। यूएसए जो है वो प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे पे भारत है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा, यूएसए को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल, जिसको क्रूड ऑयल कहा जाता है, इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? ठीक है, तो ऑप्शंस जो है उसमें देख सकते हैं हम, रूस है, चीन है, सऊदी अरब है, कनाडा है। तो यहाँ पे अरब देश जो है, अरब देश ये कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं, सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। यूएसए जो है वो अब पहले नंबर पे आ गया है और दूसरे नंबर पे है सऊदी अरब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा, सऊदी अरब। ठीक, तो यहाँ पे 2019 और 20 छोड़ दीजिए, 2025 के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। 2025 में सर्वोच्च उत्पादक जो है वो है यूएसए और दूसरे नंबर पे जो है हमारा वो है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? ठीक है, तो यूरेनियम जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कज़ाकिस्तान में, कज़ाकिस्तान। ठीक है, तो ये भी 19 का पूछा गया प्रश्न है, लेकिन आज के हिसाब से भी ये आंसर जो है वो वैलिड है। कज़ाकिस्तान जो है वो सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस जो है वो हमने ज्योग्राफी के कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं हो पाता है या फिर अगर तुरंत से समझ नहीं आता है तो आप उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। एक शॉर्ट नोट्स बनाना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिए, लेकिन जो आपको थोड़ा सा देर से समझ में आ रहा है या जो आपको डाउट लग रहा है या जो आपको कुछ भी नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन तो ज़रूर से लिख लिया करिए। ठीक है, नेक्स्ट है टिन मिलता है। अच्छा, मैं यूरेनियम का बता रही थी। तो यूरेनियम में पहला स्थान है कज़ाकिस्तान का, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया का और तीसरा है नामीबिया का। ठीक है, तो ये तीनों ही याद रखिएगा, कज़ाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिन मिलता है। तो टिन कहाँ मिलता है? प्लेसर निक्षेपों से, जो प्लेसर डिपॉजिट्स होते हैं उनसे टिन जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे प्लेसर डिपॉजिट का अर्थ ये होता है, प्लेसर निक्षेप का अर्थ ये होता है कि एक टाइप का, जैसे कि जो मिनरल डिपॉजिट होता है चट्टानों के फॉर्म में, उस तरह से होता है। ठीक है, तो चट्टान या फिर जो सैंड होती है उस तरह से ये पाया जाता है। तो इस यहाँ से टिन जो है वो बनता है। अगर हम शीर्ष उत्पादक देशों की बात करें तो सबसे पहले चीन आता है, फिर इंडोनेशिया आता है, म्यांमार आता है।
ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, यानी कि सॉइल कंजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, सॉइल को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल को नुकसान से, किसी भी प्रकार के नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो सॉइल कंजर्वेशन का जो अर्थ होता है सिर्फ सॉइल इरोजन को, यानी कि अपरदन को नियंत्रित करना नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य होता है भूमि की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, इसको बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। ठीक है, तो टेरा रोसा जो है वो एक प्रकार का रासायनिक है, जो कि रसायन है जो कि लाल मृदा में पाया जाता है। इसको ये जो है ये एक प्रकार का इटालियन शब्द है टेरा रोसा। इसका जो विकास होता है वो चूना पत्थर के अविलय अवशेषों से होता है। तो जो इरोजनल डिपॉजिट्स होते हैं मिट्टी में पाए जाते हैं, उसी को टेरा रोसा कहा जाता है। चूना पत्थर के डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, लाल मृदा में पाए जाते हैं, यानी कि रेड सॉइल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, टेरा रोसा चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो पृथ्वी पे जो डेंस फॉरेस्ट है वो कहाँ मिलता है, ये विषुवत रेखा के पास मिलते हैं, इक्वेटर के पास मिलते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर के पास मैंने आपको बताया था धूप बहुत अच्छी होती है, इसके साथ ही दिन में दोपहर में वर्षा भी होती है। तो ये सब भी कारण जो होते हैं ये प्रयुक्त होते हैं जिससे एक घने वनों का निर्माण हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे विषुवत रेखा के पास पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है, साथ ही वर्ष भर भारी बारिश भी होती है। इसके कारण यहाँ पे सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। इसका जो विस्तार है, इसके लिए एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, अमेजन बेसिन जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, कॉन्गो बेसिन जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। इन सभी जगहों पर सदाबहार वन यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सॉफ्ट जो वुड होता है उसका सबसे बड़ा निर्यातक है कनाडा के पेपर फैक्ट्री भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लकड़ी की लुगदी। तो यहाँ पे क्या होता है कि पेपर बनता है इससे, तो इसीलिए कनाडा जो है वो फेमस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ रेल मार्ग दिए हुए हैं और इनको जोड़ने वाले स्थान दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन करना है। ठीक, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है क्योंकि अगर आपको नाम पहली बार सुन रहे हैं आप तो इसको मैच करने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओरिएंट एक्सप्रेस जो है वो पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ती है, तो डी का हो जाएगा 1। वहीं अगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात की जाए तो ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी का हो जाएगा 2। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है वो ब्यूनो आयर्स से वालपरेजो तक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के लिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और बचा हुआ यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो है ये पेरिस से वार्सा हो जाएगा। यहाँ पे जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसका जो लंबाई है वो लगभग 9300 किलोमीटर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है। ठीक है, यानी कि पोर्ट सिटी नहीं है, तो यहाँ पे टोक्यो, न्यूयॉर्क और लंदन ये सभी पोर्ट सिटी हैं। वहीं कैनबरा की बात की जाए तो ये कोई भी पोर्ट सिटी नहीं है, पत्तन नगर नहीं है। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है और इसको छोड़ के सभी नगर जो हैं वो बंदरगाह नगर हैं। ठीक है, टोक्यो की बात की जाए तो जापान की राजधानी है, इसके साथ ही होन्शु द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, होन्शु द्वीप पे स्थित है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जापान जो है वो 4 द्वीपों से मिलके बना हुआ है। और कमेंट में जो सभी प्रकार के जो द्वीप हैं जिससे मिलके जापान बना है, इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट न्यूयॉर्क जो है यूएसए का है शहर और ये भी एक प्रकार का पोर्ट है जो कि हडसन नदी के तट पर स्थित है। लंदन जो है वो थेम्स नदी पर स्थित है, ये भी एक बंदरगाह है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉफ़ी
एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसको कहवा पत्तन यानी कि कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है। तो ये है करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटोस। सेंटोस ब्राज़ील का एक शहर है जो कि समुद्री बंदरगाह है। यहाँ पे सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है, इसीलिए इसको विश्व का कहवा पत्तन यानी कि कॉफ़ी पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा सेंटोस कहाँ पे स्थित है? ब्राज़ील में स्थित है। नेक्स्ट है पर्यावरण किससे बनता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं जीवीय घटक से यानी कि बायोटिक कंपोनेंट से, भू आकृतिक घटक से, तो जो हमारी फिजिकल जो टोपोग्राफी पाई जाती है उससे बनता है, और नेक्स्ट है अजैव घटक यानी कि जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनसे मिलके बनता है। तो यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा, तो उपयुक्त सही जो है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कुछ भौतिक कंपोनेंट आते हैं जिन्हें अजैविक कहा जाता है, एबायोटिक फैक्टर्स, जैसे कि स्थल, वायु, जल, वो सभी चीज़ें जिसमें जो जीवित चीज़ें नहीं हैं, तो वो सभी क्या आ जाती है? अजैविक या फिर भौतिक चीज़ों में। जैविक की बात की जाए तो जैसे कि हम मनुष्य या फिर जीव जंतु, ठीक है, या फिर पादप पौधे, ये सभी क्या है? ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और ऊर्जा के घटक जैसे कि हमारी जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा या फिर भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन का जो कन्वेंशन है वो किससे संबंधित है? तो यूएन कन्वेंशन जो है ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी से संबंधित है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस के जो उत्सर्जन है इनमें कमी आए, इसके लिए यूएन कन्वेंशन जो है वो एक ढांचा जो है वो तैयार किया गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने विश्व का भूगोल जो है वो ख़त्म कर दिया है। लगभग 110 क्वेश्चन हमने विश्व के भूगोल में किए हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है भारत का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में पूछ रहा है, तो ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। इसका मैं आपको विस्तार बता देती हूँ। तो इसका जो विस्तार है वो लगभग इस प्रकार से है। ठीक है, तो अगर हम भारत को देखें तो अगर इसकी जो लंबाई है वो देखी जाए तो सबसे नीचे सिरे पे होता है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, वहीं अगर सबसे ऊपर के सिरे की बात की जाए तो ये होता है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये जो होता है हमारा उत्तरी अक्षांश है। वहीं अगर पूर्व की बात की जाए तो यहाँ पे है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है, और 97 डिग्री यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो पूर्वी देशांतर है। इनके मध्य में भारत की स्थिति जो है वो होती है, और कर्क रेखा जो होती है वो भारत के मध्य में बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। याद रखिएगा, डेटा इंपॉर्टेंट है, लगभग 2.5% से भी कम है, 2.4 है। परंतु जो इसका संपूर्ण मानव जाति की जो जनसंख्या है वो विश्व की कितनी जनसंख्या के बराबर है? मतलब जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो विश्व के कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 17%। करंट की बात की जाए तो 17.7 दिया हुआ है आंसर। तो यहाँ पे 17% जो है उसको हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्तमान में 17.7 या फिर 5 जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय प्रामाणिक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच टाइम GMT के मध्य कितना अंतर पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोग ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे +5 और 5.5 घंटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग ग्रीनविच टाइम ये है, तो हम लोग इसके ईस्ट में हैं, और ईस्ट में क्या होता है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि समय की वृद्धि होती है। ठीक है, हर डिग्री पे 4 मिनट का समय जो है वो बढ़ता है। तो हम लोग जिस जगह पे हैं यहाँ पे 5.5 घंटे का अंतर हो जाता है, यानी कि 5.5 घंटे हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये प्रयागराज मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। नेक्स्ट है हुंडरू प्रपात निर्मित है। ठीक है, तो यहाँ पे हुंडरू वाटरफॉल जो है ये रांची में झारखंड में स्थित है, झारखंड में स्थित है। और कौन सी नदी पे है? तो सुवर्ण रेखा नदी पे है, स्वर्ण रेखा या फिर सुवर्ण रेखा नदी पे है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो भारत की बात की जाए तो यहाँ पे गॉडविन आस्टिन यानी कि K2 जो है वो भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। हिमालय जो है वो तिब्बत में आता है, तो इसलिए वो जो हो जाएगा हमारा। तो इसका जो विस्तार होता है वो तो काफ़ी लंबा है, हम लोग देख सकते हैं। वहीं अगर इसकी हाईएस्ट चोटी की बात की जाए तो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में आता है, ठीक है। और भारत की जो सर्वोच्च चोटी है हिमालय की वो है गॉडविन आस्टिन यानी कि K2, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद आता है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, ये भी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद आता है मकालू जो कि नेपाल में स्थित है। तो यहाँ पे गॉडविन आस्टिन जो है K2 जो है ये लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में। नेक्स्ट है हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, ठीक है। तो यहाँ पे 4300 या फिर 4000 भी लिखा रहता है कहीं कहीं, मीटर से ऊपर लगभग 6000 मीटर तक जो स्नो लाइन होती है, यानी कि यहाँ पे क्या पाया जाता है? स्नो पाया जाता है। तो एवरेज अगर हिमरेखा की बात की जाए तो इसकी जो ऊंचाई है उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर है। वहीं अगर महान हिमालय की बात की जाए तो 4500 से 6000 है। तो हम लोग एक एवरेज लेके चल रहे हैं 4300 से लेकर 6000 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, ठीक है, यानी कि पर्वत जो है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, यहाँ पे कौन सा प्रदेश है? तो शिवालिक्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो शिवालिक जो होते हैं वो उत्तरी ढाल तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढाल के मध्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो इसका जो निर्माण है वो सेनोजोइक एरा में हुआ है। सेनेजोइक जो है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सेनेजोइक एरा। ये जो सेनेजोइक एरा है इसी को प्लियोसीन भी कहा जाता है, पूर्व प्लियोसीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, तो यहाँ पे सेनेजोइक इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। तो सेनेजोइक महाकल्प यानी कि सेनेजोइक एरा में प्रायद्वीपीय पर्वत जो है भारत के वो भी निर्मित हुए थे। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार है, क्या है ये? एक, तो यहाँ पे ये एक अग्र गंभीर लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये होता है कि इसकी जो ऊंचाई है वो काफ़ी ऊंची है, ऊंचाई अधिक होती है, ठीक है। और इसका जो ढलान होती है वो काफ़ी तीव्र होती है, यानी कि स्टीप जो होता है, जो स्लोप जो होता है वो काफ़ी स्टीप होता है, इसीलिए इसको अग्रगंभीर यानी कि प्रीकर्सर कहा जाता है, प्रीकर्सर, ठीक है। तो इंग्लिश में देखा जाए तो प्रीकर्सर कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। तो इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है वो 1100 है, 1100 मीटर, और इसकी जो ढाल है वो तीव्र होती है, इसीलिए इसको अग्रगंभीर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन भारत के भूगोल में कंप्लीट कर चुके हैं और 110 क्वेश्चन जो है विश्व के भूगोल में कंप्लीट हो गए हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे 11th टॉप जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी भारत के भूगोल के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोगों को डाउट्स होते हैं या जो भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, याद नहीं होता है एक टाइम में, उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते रहें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।